ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा प्रेजेंटेशन। तो डेटा प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जितना भी डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसे हम समराइज करते हैं एंड ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। तो डेटा प्रेजेंटेशन के अंदर हमने क्या किया, जितना भी डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की उसकी हमने एक कंसाइज फॉर्म में समरी बनाई, फिर उसे ऑर्गेनाइज किया टेबल्स, चार्ट्स या डायग्राम्स के फॉर्म में। अब इससे क्या होगा, पहली चीज़ तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उस डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, और दूसरी चीज़ आप टेबल्स के फॉर्म में और चार्ट्स के फॉर्म में जब अरेंज कर दोगे या ऑर्गेनाइज कर दोगे तो आप इजीली कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डेटाज भी कर सकते हो। आप डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो इन एन इन्फॉर्मेटिव मैनर, देखने में भी अच्छा लगेगा। अब डेटा प्रेजेंटेशन के 3 टाइप्स होते हैं, या तो आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर रहे हो, या आप टैबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, या फिर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हो। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसे हम सेंटेंसेस और पैराग्राफ के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि एक न्यूज़पेपर है, उसमें कोई भी खबर हमने छापनी हो तो एडिटर क्या करता है, सिंपली पैराग्राफ के फॉर्म में पूरी न्यूज़ को लिख देता है A to Z कि क्या क्या कैसा कैसा इंसिडेंट हुआ। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में हमने सिंपली सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स के फॉर्म में डेटा को अरेंज कर दिया। ये एक प्रिंसिपल मेथड होता है फॉर एक्सप्लेनिंग द फाइंडिंग्स। कोई भी रिसर्च हुई या कोई भी इवेंट हो, कोई फाइंडिंग्स हमें मिली, अगर उसे लिखने का प्रिंसिपल मेथड अगर पूछा जाए तो वो टेक्सचुअल होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है डेटा प्रेजेंटेशन का वो टेक्सचुअल ही होता है। लेकिन इन क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो उसमें इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है, इतने सारे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं कि उसे पूरा सेंटेंसेस और पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शन हो गया, रेट हो गया, रेशियो हो गया। फॉर एग्जांपल सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च का टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करना हो तो उसके लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जितनी भी फाइंडिंग्स मिली हमने उसका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबल नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली अरेंज कर देते हैं रोज एंड कॉलम्स में, जिससे क्या होगा, वही कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो डेटा को, और दूसरा वेरियस डेटा को आप इजीली कंपेयर भी कर सकते हो। प्रॉपर टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हमारी टेबल नंबर। आपने नोटिस किया होगा किसी भी बुक में जितनी भी टेबल्स मेंशन होती है उनके आगे एक नंबर मेंशन होता है जिसे हम टेबल नंबर कहते हैं। जैसे कि अगर चैप्टर नंबर 1 है, उसमें अगर 6 टेबल्स हैं टोटल, तो हर एक टेबल को एक नंबर दिया जाता है, जैसे कि 1.1, 1.2, इसी तरीके से 1.6 तक। तो टेबल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप इजीली ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने किस टेबल में मेंशन की है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल या फिर हेडिंग। हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस टेबल में कौन सा डेटा मेंशन है या किस तरह का डेटा मेंशन है। फॉर एग्जांपल इस टेबल में हमने मेंशन किया है प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द जेंडर। जैसे कि इस टेबल में हमें ये पता चल रहा है कि एक स्कूल में जेंडर के हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है कि कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। तो टाइटल और हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि टोटल हम कितने लोगों पे ये स्टडी कंडक्ट करा रहे हैं। जैसे कि इस केस में टोटल 300 स्टूडेंट्स को हमने कंसिडर किया एक स्कूल में, और इन 300 स्टूडेंट्स को हम मेल्स और फीमेल्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टडी पार्टिसिपेंट्स को हम N से डिनोट करते हैं, जो कि टाइटल के एंड में यूँ लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्शन या फिर कॉलम हेडिंग्स। जितने भी ये हमारे कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स की जो हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि जेंडर, फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, इनकी जो हेडिंग्स है इसे बोला जाता है हमारा कैप्शन। और जितनी भी हमारी ये रोज़ होती हैं, इन रोज़ की जो हेडिंग्स है, जैसे कि मेल, फीमेल, टोटल, इन्हें बोला जाता है स्टब। तो कॉलम हेडिंग्स हो गई हमारी कैप्शन, और जो रो हेडिंग्स हो गई उन्हें हम बोलते हैं स्टब। अब जैसे पूरा ये एक कॉलम है, इस कॉलम में जो स्टब हो गए वो हो गए आपके मेल और फीमेल, और ये मेल फीमेल क्या है, जेंडर। तो इन स्टब्स की जो हेडिंग होती है उसे बोला जाता है स्टब हेड। नेक्स्ट आती है हमारी बॉडी या फिर डेटा फील्ड। बॉडी होती है आपकी मेन डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट किया है, जो इस टेबल में आपने मेंशन किया है, यानी कि जितना भी मेन इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे बॉडी। जैसे इस केस में हो गया कि 120 आपके मेल्स हैं आउट ऑफ 300 इन अ स्कूल, और 180 जो है वो फीमेल्स है। परसेंटेज की बात करें तो 40% मेल्स हैं और 60% फीमेल्स हैं एक स्कूल में।
नेक्स्ट आता है हमारा फुटनोट। फुटनोट होता है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप एक्स्ट्रा में प्रोवाइड करना चाहते हो, जो आपने इस टेबल में मेंशन नहीं किया है। जैसे एग्जांपल में हमने मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स हु वर पास्ड आउट वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टडी, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए हैं उन्हें हमने इस स्टडी में इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को इंक्लूड किया जो अभी करेंटली उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें बिलो द टेबल फुटनोट लिख के मेंशन करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेज। सोर्सेज होता है जहाँ से आपने ये सारा डेटा जो इस टेबल में मेंशन है वो कलेक्ट किया है। जैसे इसमें जितना भी डेटा है वो हमने स्कूल के रिकॉर्ड से कलेक्ट किया है, तो स्कूल रिकॉर्ड्स हो गए आपके सोर्सेज। तो ये सारी ही चीज़ें आपके एक प्रॉपर टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ टेबल। अब टेबल दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल टेबल और एक होती है कॉम्प्लेक्स टेबल। अगर किसी टेबल में सिर्फ वन सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आप मेंशन कर रहे हो या डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसे बोला जाएगा सिंपल टेबल, और जहाँ मोर देन वन सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब होंगे उसे बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स टेबल। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि सिर्फ हम वन सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर रहे हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि क्लास ए बी सी में बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितने हैं, तो यहाँ पे हम टू डिफरेंट सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग मेंशन कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को ही हमने बॉयज़ और गर्ल्स दो डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर दिया। तो जहाँ पे मोर देन वन सेट हुआ तो उसे बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स टेबल, और जहाँ पे सिर्फ वन सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स है उसे बोला जाएगा सिंपल टेबल। सिंपल टेबल को यूनिवेरिएट एनालिसिस भी बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स टेबल को मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि क्वालिटेटिव डेटा का डेटा प्रेजेंटेशन टैबुलर फॉर्म में हम कैसे करेंगे। अब क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जिसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ हमने पहले भी बताई थी कि क्वालिटेटिव डेटा के अंदर आप करेक्टरिस्टिक्स को मेजर नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हो। तो इसी वजह से जो क्वालिटेटिव डेटा का टैबुलर प्रेजेंटेशन है उसमें हम सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज और करेक्टरिस्टिक्स के नेम मेंशन कर देंगे। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखना चाहते हैं कि 155 लोगों का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो हमने सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन कर दी यहाँ पे, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबीस, और उसके सामने उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मेजर कर दी। तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव मेथड ऑफ टैबुलर प्रेजेंटेशन। हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन की। क्योंकि इसमें इतना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटायर डेटा सेट को नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे जिसे हम क्लास कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 20 ओवर का एक मैच हुआ था और मुझे देखना है कि हर ओवर में एक टीम ने कितना स्कोर बनाया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। अब एक एक ओवर का मैं अलग अलग स्कोर लिखूंगी तो ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 5-5 ओवर के सेट्स बना लिए या ग्रुप्स बना लिए। इन इंडिविजुअल ग्रुप्स को बोला जाएगा क्लास। अब हर एक क्लास की एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है जिसे बोला जाएगा क्लास की लिमिट, तो इसे बोला जाएगा क्लास लिमिट। अगर मैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दूंगी तो वो आ जाएगी मेरी क्लास की विथ, क्लास की इंटरवल या क्लास का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एक क्लास के सामने जितना भी डेटा टेबल में मेंशन है उसे बोला जाएगा क्लास की फ्रीक्वेंसी। इसी वजह से इस तरह की टेबल को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंडिविजुअल एक क्लास। हर एक क्लास की एक लोअर लिमिट होती है और एक अपर लिमिट होती है जिसे क्लास की लिमिट बोला जाता है। और अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट आप माइनस करेंगे तो आ जाएगी क्लास की विथ, क्लास की मैग्नीट्यूड या क्लास की इंटरवल, और इंडिविजुअल जो उसके आगे वैल्यूज़ मेंशन है या इन्फॉर्मेशन मेंशन है वो हो जाएगी क्लास की फ्रीक्वेंसी। और इस तरह की टेबल को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्लास की जो लिमिट्स हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, या तो इंक्लूसिव टाइप की क्लास लिमिट्स हो सकती हैं या एक्सक्लूसिव टाइप की क्लास लिमिट्स हो सकती हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि मुझे 20 से लेके 60 तक का डेटा एक टेबल में मेंशन करना है, तो पहले मैं क्या करूँगी, इस पूरे डेटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर लूँगी। तो मेरे पास दो मेथड है, एक होता है इंक्लूसिव मेथड और एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड जैसे कि मैंने लिख दिया 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, और एक्सक्लूसिव हो गया जैसे 20 से 30, 30 से 40। तो अगर मैं पूछूं 30 की जो वैल्यू है उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे, तो इंक्लूसिव वाली में तो ऑब्वियस सी बात है 30 को हम फर्स्ट वाली जो क्लास है हमारी उसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। लेकिन जो एक्सक्लूसिव वाली क्लास लिमिट्स हैं
उसमें 31st क्लास में भी आ रहा है और सेकंड क्लास में भी आ रहा है, लेकिन नाम से ही पता चल रहा है एक्सक्लूसिव, यानी कि हम 30 को जो पहली वाली क्लास है उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, उसे एक्सक्लूड कर देंगे। और जो नेक्स्ट क्लास है जिसमें 30 एज अ लोअर लिमिट पे है, सिर्फ उसी में ही कंसिडर करेंगे। यानी एक्सक्लूसिव वाली जो क्लास लिमिट्स होती हैं उसमें हम वैल्यू को जो प्रीवियस क्लास है उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास है सिर्फ उसी में कंसिडर करेंगे। और इंक्लूसिव वाली तो आसान है, उसमें तो है ही 30 सिर्फ पहली वाली क्लास में मेंशन, तो उसी में ही इंक्लूड करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्लास की इंटरवल, क्लास की मैग्नीट्यूड या क्लास की विड्थ कितनी रखनी है। अब जैसे मुझे 20 ओवर्स का डेटा पूरा शो करना था, तो मैं इसकी 5 क्लासेस भी बना सकती थी, 10 क्लासेस भी बना सकती थी, 2-2 ओवर करके 10 क्लासेस बना लेती। तो मैंने सिर्फ 4 ही क्लासेस क्यों बनाई? तो सबसे पहली चीज़, जो नंबर ऑफ़ क्लासेस होती हैं जिसे हम के से डिनोट करते हैं, वो डिसाइड करता है आपका रिसर्चर। जिस पर्सन ने ये सारा डेटा कलेक्ट किया है या फिर जो इस रिसर्च पे काम कर रहा है, वही डिसाइड करता है कि उसे एक टेबल में कितनी क्लासेस चाहिए, ताकि डेटा देखने में भी एकदम कंसाइज फॉर्म में अच्छे से दिखे, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लासेस होंगी उतना ज़्यादा हेक्टिक दिखेगा डेटा। तो जो नंबर ऑफ़ क्लासेस है वो रिसर्चर डिसाइड करता है। अब क्लास की विड्थ या क्लास की इंटरवल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ थी हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी हमारी लोवेस्ट वैल्यू है और कौन सी हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। जैसे कि 20 ओवर थे हमारे पास, तो 20 ओवर में से जो फर्स्ट ओवर है वो हो गया हमारी लोवेस्ट वैल्यू, और जो 20th ओवर है वो हो गई हमारी हाईएस्ट वैल्यू। जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे रेंज। रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू में से जब लोवेस्ट वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे कि इस केस में रेंज आई हमारी 19। अब रेंज कैलकुलेट करने के बाद जो क्लास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो होता है रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस रिक्वायर्ड। अब टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस रिक्वायर्ड तो रिसर्चर डिसाइड करेगा, और रेंज में से जब हम उसे डिवाइड करेंगे, जैसे इस एग्जांपल में आया हमारा 4.75, ये आ गई अब हमारी क्लास की मैग्नीट्यूड। जैसे ही क्लास की मैग्नीट्यूड या क्लास की विड्थ का हमें पता चल जाता है कि एक क्लास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि क्लास की विड्थ कितनी है, जैसे ही हमें इसका पता चल जाएगा, आप इजीली बाकी की जितनी भी क्लासेस हैं उसे फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास पता है, अब लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये क्लास की विड्थ का पता चला है इसे ऐड कर देंगे टू द लोवेस्ट वैल्यू। यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास पता करने के लिए हम लोवेस्ट वैल्यू में इस क्लास की विड्थ को ऐड कर देंगे। तो 1 + 5 जब हम करेंगे तो आ जाएगी हमारी लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास विच इज़ 6। अब अगर हमें इसे पता करना है, यानी कि अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास हमें पता चला है उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगी हमारी 6 - 1 = 5। तो अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास। तो एक बार दोबारा से देखते हैं कि हमने क्लास की इंटरवल कैसे कैलकुलेट की थी। सबसे पहले तो हम सारी वैल्यूज़ में से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी हमारी लोवेस्ट वैल्यू है और कौन सी हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, इसे कैलकुलेट करने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेंज। रेंज होती है हमारी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू = जैसे इस केस में 19। जब हम रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, अब क्लास की इंटरवल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस रिक्वायर्ड। टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस रिक्वायर्ड हमारा रिसर्चर डिसाइड करेगा, और रेंज में से जब हम उसे माइनस करेंगे तो आ जाएगी हमारी क्लास की इंटरवल, नियरली इस केस में 5। अब जैसे ही क्लास इंटरवल का आपको पता चल जाएगा, इससे आप बाकी क्लासेस को फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहली क्लास है हमारी जिसकी लोअर लिमिट हमें पहले से ही पता है, तो जो लोवेस्ट वैल्यू है वही हमारी लोअर लिमिट हुई, यानी कि 1 का हमें ऑलरेडी पता है। अगर मुझे कैलकुलेट करनी है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, यानी कि इसे कैलकुलेट करना है, तो मैं 1 में इस क्लास इंटरवल को ऐड कर दूंगी, तो आ जाएगी मेरी लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। और अगर मुझे अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास कैलकुलेट करनी है, तो मैं इसमें से -1 कर दूंगी, तो आ जाएगी मेरी अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में इतना ही था। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।